नमस्कार। टारगेट विद अवनीश पर फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी हम राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक अकबरकालीन व्यवस्था तक हम पहुंचे थे, जिसमें बाबर, हुमायूं और अकबर, शेरशाह सूरी हम पढ़ा रहे थे। उसके बाद आज हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में हम सबसे ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था की जो सही नींव रखी गई थी वो अकबर के समय में रखी गई थी। हालांकि राजत्व के कुछ सिद्धांत थे, उन राजस्व सिद्धांत पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। बिल्कुल केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, लेकिन जो राजत्व सिद्धांत थे वो हम बाबर के समय से ही हम देखेंगे, क्योंकि बाबर ने 1507 में जब बादशाह की उपाधि धारण की, तो बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद खलीफा या इत्यादि लोगों का कोई मतलब उसमें वर्चस्व नहीं था। और कुछ राजत्व सिद्धांत के बारे में अकबर, हुमायूं और अकबर के समय में आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखा था, उसके सिद्धांत मिलते हैं हमको। तो जो सबसे पहले हमको बाबर के समय में सिद्धांत मिलता है, बाबर राजत्व सिद्धांत शरीयत के हिसाब से, शरीयत यानी हदीस और कुरान का सम्मिलित रूप शरीयत के हिसाब से शुरू हुआ था। और बाबर के हिसाब से बादशाही जो था एक बंधन सा, बादशाही से बड़ा कोई बंधन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि बादशाह के लिए एकांतवाद और दूसरा आलसी जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं था। यानी बादशाह वही अच्छा होगा जो अपने आलसी जीवन को त्याग देगा, एकांतवास को त्याग देगा। यानी कि एक बंधन में उसको रहना पड़ेगा। बंधन किसका? प्रजा के प्रति बंधन। तो ये बादशाह का सबसे बड़ा जो है बादशाही का एक राजत्व सिद्धांत था। उसके बाद हुमायूं का राजत्व सिद्धांत आता है। हुमायूं कहता है कि यहाँ राजत्व या राजा वही बनेगा जो ईश्वर की प्रतिनिधि बनकर रहेगा। एक किस्म से राजत्व सिद्धांत ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में निभाना होगा, या राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। और फिर अकबर के समय में अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी में राजत्व सिद्धांत की व्याख्या की। और उस व्याख्या का एक जो निचोड़ था वो एक बात में कि जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो वही राजा बन सकता है, बादशाह बन सकता है। ये आईने अकबरी का राजत्व सिद्धांत था जो अबुल फजल ने कहा। हालांकि अकबर जो था वह धर्म और संप्रदाय से राजतंत्र को ऊंचा रखा, राजतंत्र को अलग रखा, और इस रूढ़िवादी सिद्धांत से अलग एक सुलह, एक कुल की नीति से उसने जो है अकबर ने अपने राजत्व सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और इसीलिए अकबर महान भी बने। और इन सभी बातों को लेकर हम राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था को अकबर ने किस तरीके से चलाया है। अकबर, हुमायूं और बाबर के समय में चूंकि बहुत कम समय तक शासन चला और बहुत कम जो है मतलब हिस्सों में ही शासन था। अकबर जब आया तो अकबर ने अपने जो है शासनकाल के दौरान में बहुत विजय हासिल की और पूरे भारत को लगभग समेटा। और फिर उसके बाद उसने एक जो है नींव डाली, यानी कि जो पहले वकील, जो वजीर वकील था, सब एक में था और उसी के हाथों में सब था जब बैरम खां थे। उसके बाद बैरम खां के बाद अकबर ने सबको अलग कर दिया। हालांकि व्यवस्था जो थी केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। दीवान खालसा का जो है चाहे हो या फिर जो है उसको दिया गया, इसको सबको दीवान का अलग कर दिया गया, दीवान को अलग कर दिया गया, मीर बख्शी को अलग कर दिया गया, मीर सामान को अलग कर दिया, मीर सद्र को अलग कर दिया गया, सब विभाग को अलग कर दिया। यानी कि जो राजस्व की वसूली होगी वो अलग, या सेना से संबंधित जो है सैनिक का जो है देख रेख या उसका जो वो होगा वो अलग, और जो सद्र या जो है या धार्मिक कार्यों का और ये या सामान, इस तरीके से अलग अलग विभाग बना दिया मंत्रिपरिषद के थ्रू। हालांकि राजा ही सब कुछ होता था, केंद्रीकृत था, सब कुछ राजा के जो है हिसाब से, यानी बादशाह के हिसाब से ही चलता था। और लेकिन फिर भी मंत्रिपरिषद थी और मंत्रिपरिषद को अलग अलग जो मंत्री जो अलग अलग जो है विभाग का जो है बनाया गया था वो सर्वे सर्वा होते थे और वो बातें जो है बादशाह तक रखी जाती थी और ऐसे प्रशासनिक जो है व्यवस्थाएं चलती थी। तो कुछ चीज़ें हम गौर करके ध्यान कर लें कि जैसे अगर आता है कि बादशाह की उपाधि सबसे पहले बाबर ने कब धारण की, तो 1507 ईस्वी में धारण किया। बाबर के हिसाब से बादशाही से बड़ा बंधन कोई नहीं, ये राजस्व सिद्धांत का पहला वो था। ये शरीयत के हिसाब से, शरीयत मैंने बताया हदीस या कुरान का सम्मिलित नाम है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं।
मुगल कालीन प्रशासन या मुगल प्रशासन के बारे में। मुगल प्रशासन का प्रशासनिक स्वरूप जो केंद्रीयकृत प्रशासन था या केंद्रीय जो है शासन व्यवस्था थी, केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था थी। मुगल प्रशासन चूंकि पूर्णतः केंद्रीयकृत थी, इसलिए बादशाह की शक्ति असीम होती थी। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, एक मंत्रिपरिषद थी, जिसमें हमने बताया अकबर के समय में वजीर जो प्रधानमंत्री होता है वजीर, और वजीर के अलावा जो मीर सद्र या मीर बख्शी और शामा मीर शामा इस तरीके से होते थे। और मंत्रिपरिषद के लिए बिजारत शब्द का जो है उपयोग किया गया, बिजारत शब्द का प्रयोग किया गया। वजीर वकील ये होता था। हालांकि ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, अगले वीडियो में भी हम प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ और भी अंश लाएंगे। अभी फिलहाल जो एक वीडियो में संभव है हम बता रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं वजीर और वकील। बाबर और हुमायूं के समय में वजीर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था और इसे सैनिक असैनिक अधिकार प्राप्त थे। बाबर और हुमायूं के समय जो वकील था उसे सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, यानी कि राजस्व का जो वसूली होता था वो और साथ में सैनिक दोनों अधिकार प्राप्त था। बहुत बड़ा जो है ये पद हो जाता था। इस तरीके से अकबर ने इस पद को देखा कि इस पद से अगर एक साथ एक आदमी के साथ इतने बड़े पद आ जाता है तो वो प्रशासन में उलट फेर कर सकता था या कुछ और भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बाधा डाल सकता था। तो इसी को दूर करने के लिए अकबर ने बैरम खां के पतन के बाद अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में एक नया पद दीवाने वजारत ये कुल की स्थापना की। दीवाने वजारत ये कुल, इसको असैनिक उसको जो है असैनिक भाग को अलग कर दिया गया। इसको प्रधानमंत्री यानी केवल राजस्व का जो है ये देखता था, जिसे राजस्व वित्तीय मामलों के प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया। और सैनिक अधिकार मीर बख्शी को प्राप्त किया, दूसरे को दे दिया गया, यानी मीर बख्शी की जो है हाथों में चला गया। धीरे धीरे अकबर ने वकील के एक अधिकार को समाप्त कर उसके अधिकारों को दीवान मीर बख्शी तथा मीर शामा और सद्र सुदूर धार्मिक मामलों का ये होता था। और इस तरीके से कई विभागों में बांट दिया। और फिर अकबर के काल में ही केवल 4 ही मंत्री पद थे, वकील, दीवान अथवा वजीर, मीर बख्शी और सद्र। और बाद में मुगल बादशाह के काल में जैसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुजफ्फर खां तुर्बती जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उसके बाद राजा टोडरमल और एवाज खां मंसूर, ये सभी अकबर कालीन जो है अकबर के जो है प्रधानमंत्री थे। हालांकि प्रधानमंत्री और भी हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे एतमादुद्दौला जहांगीर के समय में हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। सादुल्ला खां शाहजहां कालीन में था, ये बहुत ही दिनों तक लगभग 31 वर्षों तक जो है यह प्रधानमंत्री बना रहा। फिर अरशद खां औरंगजेब कालीन था, और अरशद खां और योग्यता ये सब जो थे वो सब योग्यतम दीवान थे, यानी ये जो थे ये सब योग्यतम। असद खां औरंगजेब का वकील था, और असद खां ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवाने के पद पर, ये असद खां था, ये सादुल्ला खां शाहजहां कालीन था और असद खां औरंगजेब कालीन था। और ये असद खां 31 वर्षों तक, असद खां 31 वर्षों था। इससे पहले मैंने नाम सादुल्ला खां का ले लिया था, सादुल्ला खां नहीं, असद खां 31 वर्षों तक जो है औरंगजेब का जो है प्रधानमंत्री रहा, जो कि बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री रहा। हालांकि औरंगजेब के आते समय, औरंगजेब जब आया था तो उसने जो अकबर ने सुलह कुल की नीति धारण की थी, और उस नीति के अनुसार उसने सभी धर्मों और सभी संप्रदायों को एक साथ लेकर और जिस तरीके सुलह कुल जो है स्थापित किया था, औरंगजेब इसके उलटफेर ये इस्लामी ढंग को फिर से लागू किया था और बहुत ही कट्टरता से लागू किया था। और हमने देखा भी कि इस तरीके से लागू करके इतना बड़ा साम्राज्य को वो बिल्कुल
अपने जो धार्मिक नीति से पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दिया, यानी ढह गया पूरा साम्राज्य। उसका जो रूढ़िवादी नीति ही और जो इस्लाम काली कट्टरपंथी नीति थी, इसी के कारण जो है औरंगजेब के शासनकाल का अंत हो गया। तो इस तरीके से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था एक किसी भी जो है सल्तनत या किसी भी जो है साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। अगर उसका प्रशासनिक व्यवस्था और केंद्रीय व्यवस्था और राजा ये सब बिल्कुल जो है, जो हालांकि हम जब क्या कहते हैं बहुत पहले अशोक कालीन हम जब पढ़ रहे थे, कौटिल्य ने 7 जो है वो बताए थे। फिर और आईने अकबरी में बहुत सारे जो है राजत्व सिद्धांत, बहुत सारे राजा के गुणों को विशेषता दिया था। हजारों गुण एक व्यक्ति में जो विद्यमान हो वही राजत्व जो है या राजा बन सकता है। तो ऐसी बातें करके ही एक राजा जो है महान बन सकता है या राजा राजत्व को निभा सकता है। और इसी के कारण अकबर के जो है वंशजों में अकबर का पुत्र और उसका नाती और फिर औरंगजेब तक जो है कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब के जो है धार्मिक नीतियों और कुछ राजपूत नीति और कुछ जो है उस समय कि जो एक बाहरी दुनिया जो बन रही थी उसके कारण एक किस्म से वो औरंगजेब जो है पूरे जो है साम्राज्य को खो बैठा। फिर दीवान की सहायता के लिए अनेक अन्य अधिकारी भी होते थे। ये दीवान एक अलग पद था, जैसे दीवान, मीर बख्शी, मीर सद्र, इन लोगों का भी अलग एक जो है वो होता था। फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कई जो है दीवान कई जगह को कई तरीके से बांटा गया था, जैसे दीवान खालिसा, दीवान वतन, इस तरीके से अलग अलग बांट दिया गया था। दीवान वतन, जैसे दीवान खालिसा का जो राजस्व का उगाही होता था वो डायरेक्ट केंद्र में आता था। दीवान वतन या दीवान जो है जहाँ पे बड़े बड़े राजा थे, जैसे जो है राजपूत थे, ये ज़्यादातर राजस्थान के एरिया में था। और वहाँ पे जिस राजा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था या अपने आप को जो है अकबर की जो है मान्यता को मान लिया था, वो उसको वहीं सौंप दिया गया था। और उसको मनसबदारी व्यवस्था में हम बताएंगे कि कैसे जो है उसको अपने जो है पद नाम से और मनसब से के हिसाब से उसको सैनिक और सेनाएं रखनी होती थी। इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जो मोटे तौर पर हम देखते हैं अकबर की पूरे मुगल साम्राज्य की एक प्रशासनिक व्यवस्था यही है। वजीर और जो है बड़ा दीवान और जिसे वजारत कहते हैं, वजारत नाम दिया गया एक, और मीर बख्शी, मीर सद्र और मीर सामान, मुख्य रूप से इन 4 विभागों में बांट के पूरा जो है हम प्रशासनिक जो है व्यवस्था को देखेंगे। उसके बाद इसमें वजीर में भी अधिकारी थे। इस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी पद को हम देखेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथियों, अगर आपको यह समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। साथियों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।